हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ जिस हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बच्चों, वो आप पूरा कर रहे होंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, काफ़ी ज़्यादा मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इम्पोर्टेंट चीज़ कराई थी। और मैंने आपसे कहा था बच्चों कि जो नेक्स्ट क्लास होगा आपका, वो कैपेसिटर होगा बच्चों। वो होगा कैपेसिटर बच्चों। सो कैपेसिटर को पढ़ेंगे बच्चों, और कैपेसिटर आता ही आता है एग्ज़ाम में। तो थोड़ा-सा इसके ऊपर क्या करेंगे बच्चों, हम पहले इसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी डेरिवेशंस को सीखेंगे कि इसको डिराइव कैसे करते हैं, है ना? है ना? इसको डिराइव कैसे करते हैं। सो इसके ऊपर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फिर हम एनर्जी पढ़ेंगे कैपेसिटर के अंदर कि एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है बच्चों। तो फिर उसके बाद बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल्स एक्सरसाइज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है बच्चों। फिर उसका एक लेक्चर तैयार किया जाएगा बच्चों। तो आज के लिए बेटा हम कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, बेसिक सी बात समझिएगा कि कैपेसिटर क्या होता है और इसे क्यों पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, कैपेसिटर 3 तरीके का होता है। पहला स्फेरिकल, दूसरा पैरेलल प्लेट और तीसरा होता है बच्चों सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल। अब बच्चों, आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपके जो एनसीईआरटी में दिया है बच्चों, वो जो दिया है बच्चों, वो दिया है आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप पे बेटा सिलिंड्रिकल नहीं दिया, और आप में क्या, जहां तक मैं जानता हूं बेटे, ये एडवांस में भी नहीं है। जहां तक बच्चों ये एडवांस में भी नहीं है। चलिए, एक स्फेरिकल को थोड़ा पढ़ाते हैं टीचर्स, बट क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, बाकी और लेक्चर्स में से कवर किया जाएगा, है ना। आप जो बच्चे बेटा अभी नीट वाला जो सीरीज अभी लॉन्च करूंगा, जो बच्चे उसको फॉलो करेंगे, आप उसमें मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा, मैं ये आपको उसमें भी करा दूंगा। तो फिलहाल बिना टाइम पास किए मैं लेके चलता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहले तो बच्चों कैपेसिटर क्या होता है वो जानना चाहिए। फिर कैपेसिटर बेटा 3 प्रकार का होता है, ये पता होना चाहिए। फिर बेटा उसके बाद मैंने कहा कि कौन सा कैपेसिटर हमारे काम का है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटा 3 मार्क्स में आता है। सर 3 मार्क्स में ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आता है। हाँ बच्चों, ये 3 मार्क्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है आपका, वो आता है बच्चों। तो सर हम कैसे पढ़ना शुरू करें, समझिएगा बेटा। कैपेसिटर, मैंने कहा कि कैपेसिटर और एक होता है कैपेसिटेंस। सर मैं ये दोनों सुनता हूँ, सर इसका क्या अर्थ क्या है? दोनों क्या अलग अलग बात है या एक बात है? तो मैं आपको बहुत, एक बच्चा और है जो थोड़ा सा कंफ्यूज है कैपेसिटर में और बैटरी में। कह रहा है सर, जब मैं कैपेसिटर को पढ़ता हूँ तो मुझे ये बताया जाता है कैपेसिटर के अंदर कि ये चार्ज को स्टोर करता है। एक मिनट बच्चों, ये क्या करता है? ये चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज को स्टोर करता है। ये चार्ज को स्टोर करता है कौन? कैपेसिटर। मतलब कि कैपेसिटर जो है बेसिकली वो एक डिवाइस है। सुनना बच्चों ध्यान से, कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है। आप इसे एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी कह सकते हो, क्योंकि ये चार्ज को स्टोर करता है ना। और चार्ज कैसा होगा? तो रेस्ट पे होगा। वो डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पढ़ाया जा रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स के अंदर। तो मैंने फिर कहा कि ये एक कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस का नाम है कैपेसिटर, है ना, जो क्या काम करता है? वो चार्ज को स्टोर करके रखता है हमारे लिए। अच्छा जी, अब चार्ज कैसे स्टोर होता है उसकी एक अलग कहानी है। मैंने पढ़ाया था पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। ये इस मैकेनिज्म को फॉलो करके आप कैपेसिटर के अंदर क्या करते हो बच्चों? चार्ज को आप स्टोर करवाते हो। चार्ज को बच्चों आप स्टोर करवाते हो। तो ये तो हो गई कैपेसिटर की बात। बेटा किसने कहा सर कैपेसिटर क्या है? मैंने कहा कैपेसिटर एक डिवाइस है बच्चों, जिसका काम है चार्ज को स्टोर करना।
तो किसी ने कहा सर बैटरी भी तो यही करता है, बैटरी भी तो चार्ज को स्टोर करता है। मैंने कहा हाँ बैटरी भी चार्ज को स्टोर करता है, तो जब बैटरी भी चार्ज को स्टोर करता है तो कैपेसिटर की क्या आवश्यकता क्या है। जैसे मान लो कि बैटरी भी ना चार्ज स्टोर करता है और कैपेसिटर भी चार्ज स्टोर करता है, तो फिर कैपेसिटर की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि बैटरी तो ऑलरेडी मेरे पास है। मैंने कहा यार बात तो तुम सही कह रहे हो बेटा, तो कुछ तो डिफरेंस होगा, अगर अलग बनाया है कुछ तो होगा। हाँ बच्चों बिल्कुल डिफरेंस है, याद रखेंगे एक बात, बैटरी भी हमारा चार्ज स्टोर करता है और कैपेसिटर भी हमारा चार्ज स्टोर करता है, बट दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि बैटरी में जो चार्ज है वो डिस्चार्जिंग जो इसका होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। सुनिएगा, बैटरी में जो डिस्चार्जिंग होता है बच्चों वो कॉन्टिन्यूअस होता है। मतलब कॉन्टिन्यूअस का मतलब अभी समझाता है। और जो कैपेसिटर में डिस्चार्जिंग होती है बच्चों वो एक साथ हो जाती है। सर क्या मतलब है बेटा, मतलब ये है कि ये ग्लास है, इस ग्लास में पानी है, इस ग्लास में पानी है। अब इस ग्लास से पानी को मैं सिप करके पी रहा हूं, तो धीरे धीरे इसका पानी बेटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ये पानी मैं अपने अंदर ले रहा हूं। तो इसने पानी को स्टोर किया हुआ, ग्लास एक डिवाइस है, इस ग्लास एक डिवाइस है जिसको मैं कैपेसिटर कह दूं, और इसने अपने अंदर क्या स्टोर किया हुआ बेटा, इसने अपने अंदर स्टोर किया है चार्ज, इसमें तो पानी है। अब क्या कह रहा हूं मैं, धीरे धीरे सिप ले रहा हूं और यहां से पानी ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। लेकिन इसी इसी ग्लास को सारे पानी को मैं एक साथ फेंक दूं एक बार में, तुम समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि इकट्ठे, मतलब कि डिस्चार्ज एक साथ कर दिया, मतलब कि जितना चार्ज स्टोर था उसे मैंने एक बार में ही दे दिया। मतलब एक बार में ही हमको पूरी एनर्जी चाहिए। मालूम, मुझसे किसी ने कहा कि इस पूरे पानी को एक बार में फेंकना है, इस पानी को मैंने पूरा एक बार में फेंक दिया। तो बेटा ये जो काम करता है वो करता है कैपेसिटर। हाँ कैपेसिटर भी चार्ज को, कैपेसिटर भी क्या करता है, चार्ज सप्लाई करता है, चार्ज देता है, लेकिन कैपेसिटर धीरे धीरे नहीं देता। कैपेसिटर का काम होता है एक साथ देना। बैटरी भी चार्ज देता है लेकिन बैटरी काम है धीरे धीरे देना। मतलब बैटरी का कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्जिंग होती है और कैपेसिटर के अंदर एक साथ पूरी एनर्जी वो एक बार में दे देता है। फिर वो चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर वो चार्ज होता है, फिर वो डिस्चार्ज होता है। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में और डीप में जाके बच्चों। सो बेसिक डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड बैटरी। क्योंकि कैपेसिटर जब आया तो क्यों आया, जब और अगर कैपेसिटर भी बैटरी चार्ज स्टोर कर रहा है और बैटरी भी चार्ज स्टोर कर रहा है तो इसका क्या डिफरेंस है पहले। अब समझिए बेटा, मैंने अगर जिक्र करा कैपेसिटर का, तो बच्चे ने बोला जी कैपेसिटर तो एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, भैया कि चार्ज को स्टोर करता है। अब चार्ज को जब कहीं से कोई लेके आता है एक पर्टिकुलर पॉइंट आर पर, तो वहां पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहा होता है के क्यू बाई आर, वो जिस चार्ज को लेके आता है वो, या किसी चार्ज के पास दूसरे चार्ज को लेके आता है। तो मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, प्लीज आप जाके मेरे फर्स्ट लेक्चर को ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों चार्ज को स्टोर करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आवश्यकता है, और जो कैपेसिटर होता है इसमें कैपेसिटेंस होता है, मैंने बताया। सो बेसिकली कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, कैपेसिटेंस का मतलब है एबिलिटी। सर इसका क्या मतलब है, कैपेसिटेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। देखो बेटा ये एक ग्लास है, अब इस ग्लास में कितना पानी स्टोर हो सकता है वो उसकी एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटेंस। मतलब कि इसमें इतना पानी स्टोर होगा या इतना पानी स्टोर होगा या इतना पानी स्टोर होगा, ये कौन बताएगा बेटा, ये बताएगा आपको कैपेसिटेंस। सॉरी बेटा, ये बताएगा आपको कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या है, जो कैपेसिटर की एबिलिटी को बताएगा कि कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, इसलिए वो आप हिसाब से कैपेसिटेंस पूछेगा। और कैपेसिटेंस को बच्चों सी बोलते हैं। कैपेसिटेंस क्या है बच्चों, एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस, मतलब कितना एबल है, मतलब कितना ये कर सकता है।
एक कैपेसिटर है, जो मैंने एक ग्लास को बोला कि कैपेसिटर मान लीजिए, और पानी जो स्टोर है इसकी एबिलिटी कौन बता रहा है कि बस बस इतना ज्यादा नहीं, ये कैपेसिटेंस है ना। थोड़ा सा और समझ में आएगा धीरे धीरे जब आपको पूरा ये लेक्चर आराम से देखोगे बच्चों, तो एक एक बात मैं इसमें कवर कर दूंगा। पहले मैं थोड़ा समझ लेना चाहता हूँ थियोरेटिकली कि कैपेसिटर आपको समझ में आया या नहीं आया, या कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर। आप ये भी कह सकते हो कि कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि बेटा रिप्रेजेंट तो एक कैपेसिटर को ही कर रहा है ना, तो कैपेसिटेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अब ये तो हो गया इसका बच्चों, देखा जाए तो ये हो गया डेफिनेशन। फिर बच्चों इसका आता है एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जो लोगों को याद रखना चाहिए, और बेटा यही पूछेगा। मैथमेटिकल फॉर्मूला सी, सी जो होता है वो रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल, क्यू बाई वी। वी क्या है आपको अभी देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और क्यू क्या है, चार्ज। तो आप ऐसे भी कह सकते हो द रेशियो ऑफ चार्ज टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। अब क्यू का यूनिट होता है कूलम, और वोल्ट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। बच्चों अगर मैंने यूनिट नहीं बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी का, तो बच्चों वो भी आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का होता है बेटा जूल। क्योंकि कोई भी एनर्जी हो वो उसका उसका जो ऐसा यूनिट होगा वो जूल ही होगा, ड्यू टू वर्क एनर्जी थ्योरम। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। अगर मैंने बताया है तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। अगर नहीं बताया, इन दैट केस मेरे दिमाग से स्किप हो गया हो, तो बेटा मैं अभी बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का होता है बेटा जूल। तो बेटा कूलम पर वोल्ट, कैपेसिटर की जो यूनिट होती है वो कूलम पर वोल्ट होती है, लेकिन जो इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा वो होती है फैरेड, वो होती है बच्चों फैरेड। ध्यान समझेंगे। और इसका जो कॉमन यूज होगा वो होगा माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड, सॉरी बेटा ये मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड और पीको फैरेड। बेटा ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल आएगा कैपेसिटर, जो मेरा मानना है ज्यादातर माइक्रो फैरेड देता है, कुछ केसेस में माइक्रो भी दे देगा, कुछ केसेस में नैनो भी दे देगा, कुछ में पीको भी दे देगा, लेकिन जो ज्यादातर है 70% न्यूमेरिकल बेटा आपको माइक्रो फैरेड यूज करेगा। तो पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कैपेसिटर क्या होता है, फिर कैपेसिटेंस क्या है, उसका ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और उसकी यूनिट आना चाहिए ताकि आप कन्वर्ट कर सको। बेटा फैरेड होता है यूनिट, पर आपको देखो बेटा मिली फैरेड जो है वो हो जाएगा 10 का पावर बेटा माइनस का 3 फैरेड, 1 1 माइक्रो फैरेड हो जाएगा बेटा 10 का पावर माइनस 6 फैरेड। सिमिलरली अगर 1 नैनो फैरेड देखोगे बेटा तो 10 का पावर माइनस 9 फैरेड हो जाएगा, और अगर 1 पीको फैरेड देखो बच्चा तो आएगा 10 का पावर माइनस 12 फैरेड। तो बच्चों ये आपने दिया रहेगा, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, फिर आप ये नहीं कहे सर आपने पढ़ाया नहीं। अब बेटे कैपेसिटर 3 टाइप का होता है। सो आप में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। बेटे मैं कुछ कैपेसिटर की को और बातें बताना चाहता हूँ, आप समझिएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या बात है। देखना वो जो आपको मैंने पढ़ाया था ना, दो मेटल शीट्स इस तरीके से, याद है आपको मैंने कहा था कि पैरेलल प्लेट में वो काम आएगा। फिर मैंने आपको एक चीज बताया था, ये दो कंडक्टर है, सुनना, ये दो कंडक्टर हैं, ये दो अलग अलग कंडक्टर हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल है और पैरेलल प्लेट बोला है। और बेटा इनके ऊपर जो चार्ज होगा बच्चों वो अपोजिट होगा। इसमें अगर प्लस प्लस है तो बच्चों इसमें माइनस 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 होगा। और बच्चों इनके बीच में एक फिक्स दूरी होगी या फिक्स डिस्टेंस होगा बच्चों। तो आपको ये बात थोड़ा समझ में आनी चाहिए बच्चों कि जब मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करूं, पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर की बच्चों बात करूं तो समझ में आना चाहिए कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं इस तरह से, आप इसको सिग्मा ही मान के चलो, सिग्मा प्लस, इसको सिग्मा माइनस। तो जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक को ढंग से पढ़ा है वो एक बात कहेंगे, सर इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो मुझे पता है। मैं कहूँ कितना होता है, वो कहेगा सर E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है। मैं कहूंगा यार वेरी गुड, तुझे याद था। तुम कहोगे हाँ। अब वो बच्चे जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक मुझसे पढ़ा ही नहीं है, बेटा लास्ट लेक्चर, सेकंड लास्ट लेक्चर, लास्ट में तो मैंने मेडिकल्स कराया था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जाके देख, सेकंड लास्ट जो लेक्चर है वो जाके देखिए, उसमें मैंने यही प्लेन सीट को बेटा प्रूफ किया हुआ है, आपको ये फॉर्मूला याद आ जाएगा। फिर बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो डेल्टा V इक्वल्स टू ई डेल्टा एक्स कराया था बच्चों, और यहीं से मैंने V इक्वल्स टू ई इंटू एक्स भी कराया था। और बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको जो कैपेसिटेंस निकालना है वो कैपेसिटेंस बेटा इन दो फॉर्मूलों को ही यूज करके सॉल्व होगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बेटा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान सिस्टम है। मैंने क्या कहा, पैरेलल, दोनों पैरेलल है, प्लेट है, सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस, मतलब कि सिग्मा जो होता है बच्चों वो Q बाई ए होता है। तो रटने की आवश्यकता मुझे तो नहीं लगता किसी एंगल से किसी को होना चाहिए। अब ये दो प्लेट की बीच की दूरी D है। अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो कहेंगे सर एक चीज सबसे बढ़िया पता है क्या लग रही मुझे। मैंने कहा बताओ। तुमने कहा सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, ये मुझे पता है ई नेट, क्योंकि सर E1 प्लस E2 इसमें ऐड हो जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, और इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है। मैंने कहा हाँ। और सर इन दो प्लेट्स की बीच का जो डिस्टेंस है सर वो तो D दिया हुआ। मैंने कहा हाँ। तो सर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तो निकाल सकता हूं। मैंने कैसे कहा, सर V इक्वल्स टू ई इंटू एक्स है, यहाँ सर E इंटू डी हो जाएगा। मैंने कहा हाँ। और सर इस दोनों के इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही पता है। तो अगर मैं E की जगह पुट कर दूं सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू डी, और सर सिग्मा जो है वो Q बाई ए होता है, तो जो V आएगा वो जगह Q बाई ए एप्सिलॉन इंटू डी। सर ये तो हमने को V मिल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने कहा हाँ। और सर आपने अभी अभी पढ़ाया कि C इक्वल्स टू Q बाई V होता है। तो ये वाला V उठा के अगर मैं यहां अप्लाई कर दूं सर, तो क्या C इक्वल्स टू Q बाई V में आ जाएगा Q पोन ए एप्सिलॉन डी। तो सभी बच्चों को पता है कि Q से Q कट जाएगा और A एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा बच्चों। तो यहाँ जो C का फॉर्मूला आएगा दैट इज एप्सिलॉन A बाई डी, और दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये कैपेसिटेंस को बताएगा, पैरेलल प्लेट के बेटे ये कैपेसिटेंस को बताएगा। दैट इज द डेरिवेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मेरे बच्चों इस चीज पे ही आपके 3 मार्क्स लिखे हुए हैं, यही सवाल आपसे पूछेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आपको थोड़ा ध्यान से देखना है बच्चों, ध्यान से देखो। तो बच्चा पाएगा सर एप्सिलॉन तो कांस्टेंट होता है। मैंने कहा हाँ। तो सर जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट का वो एक तो एरिया पे डिपेंड करता है, दूसरा डिस्टेंस पे। मैंने कहा हाँ। तो सर मैं तो लिख सकता हूँ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। मैंने कहा हाँ। तो सर एरिया क्या है, मैंने कहा देखो ना ये वाला एरिया है, ये तो सर प्लेट का एरिया है। मैंने कहा हाँ। तो सर प्लेट के एरिया को बढ़ा देने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। मैंने कहा हाँ। और सर दो प्लेट के बीच की दूरी को बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस घट जाएगा, और पास में लेके आओगे तो बढ़ जाएगा। मैंने कही हाँ। तो सर ये तो बड़ा आसान था। मैंने कहा बच्चों ये तो आसान था ही, इस पे तो डायरेक्ट सवाल आ जाए तो फिर तो आपके मजे ही मजे हैं। बट इस पे कई बार नहीं आता है। तो सर किस पे आता है, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं गुरुजी? भैया गुरुजी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सवाल किस पे आएगा। तो सवाल जो आएगा वो आएगा इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। सर क्या मतलब है इसका बच्चों, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। अब ये डाई इलेक्ट्रिक क्यों ऐड करते हैं बच्चों, कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए करते हैं। देखो बेटा कैपेसिटेंस ऑलरेडी इतना आ रहा है,
अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, सुनना, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर कुछ ऐड कर रहा है बच्चों, तो कहीं ना कहीं ये रिसर्च या तो कैपेसिटेंस को बढ़ाने की होगी या तो कैपेसिटेंस को घटाने की होगी। बच्चों ये बात तो आपको वैसे भी आनी चाहिए, सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस बच्चों, और इसके बीच की दूरी को आपने डी मान लिया है। ध्यान से देखेंगे तो क्या कहा आपने कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डालूंगा। अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब, देखो बेटा, इस तरह से आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर पुट कर दिया, किसके अंदर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, तो इसका क्या इफेक्ट होगा कैपेसिटेंस पे, यानी कि जो अब आएगा कैपेसिटेंस की वैल्यू, वो कितना आएगा, वो इसका पूछने का होगा। और यही वाला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। मैं, क्योंकि टाइम कम है बच्चों, तो मैं आपको वही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा जिस बच्चे को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझ में आ गया होगा, बेटा इन सबके न्यूमेरिकल्स को एक साथ मैं कराता हूं, आपको पता ही है। मैं एक आध सवाल और कराऊंगा बच्चों। तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मैंने कहा मैंने यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, लेकिन इफेक्ट किस पे, बेटा कैपेसिटेंस पे। मेरे बच्चों रटना बिल्कुल नहीं है। अगर मैंने, इसने कहा डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका विड्थ जो है वो टी है, मतलब कि टी विड्थ है, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो था उसके बीच में एक टी विड्थ का आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बच्चों जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के था, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बच्चों के था। और आपको बताना है कि अब कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आपको समझाया था कि अगर ये कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और इसके बाहर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस तरीके से, और अंदर का इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है स्लैब के अंदर, तो मैंने पढ़ाया था ई इंटरनल निकालना है, तो ये ई एक्सटर्नल अपॉन के क्या था बच्चों, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑलरेडी ये के बेटा दिया हुआ है हमको। तो अगर ये फॉर्मूला अपने को याद है बच्चों, तो अपन इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। सर इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इतना आवश्यक क्यों है, ये बार बार आप हमें लास्ट लेक्चर से क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रहे हैं मेरे बच्चों, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि जो जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चों। तो बच्चों चलो अब थोड़ा इसकी मरम्मत करते हैं। बेटा मैं बहुत ही प्यार से पढ़ा रहा हूँ, जिस बच्चे को थोड़ी भी दिक्कत लगे बच्चों, वो मुझे बताना। बेटा एक बात बताओ, आपको ऑलरेडी पता है कि सिग्मा प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और सिग्मा माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। तो थोड़ा सा मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, समझना। मान लो आप इसको देखो, इसको देखो, इसको इसको, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बेटा जा रहा था। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन था। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसी में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने की कोशिश कर दी, इस तरह से टी। तो बच्चों ध्यान से देखो कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को छोड़ दो तो बाकी पूरे एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इतना ही रहेगा। ये जो टी विड्थ है टी, इस टी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वजह से इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों वो अलग हो जाता है, वो बच्चों बहुत अलग हो जाता है। तो इसी कारण बच्चों इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की आवश्यकता होती है बच्चों। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि मैं कह रहा हूं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अंदर बच्चों, मैंने फिर आपसे कहा ई इंटरनल इसलिए निकालना है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा बच्चों। तो अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक की विथ टी मान लेता हूं, है ना बच्चों, एक बात समझिएगा,
कि इस पूरे में देखिए, मैं ध्यान समझिएगा, ये पेन अलग है बेटा, इस पेन को थोड़ा देखिएगा, ये पूरे में बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पूरे में बेटा वो होगा E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। लेकिन जो रेड वाला पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है बच्चों, जो रेड वाला पार्ट है, ये बच्चों, जो ये वाला पार्ट है, देखना, ये इस वाले पार्ट बच्चों, इस वाले पार्ट में, सिर्फ इस वाले पार्ट में बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा ड्यू टू दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो जो ई इंटरनल आएगा दैट इज ई एक्सटर्नल। तो ये वाला है ई एक्सटर्नल, ये जो इसके बाहर है, ये जो जा रहा है, ये हुआ ई एक्सटर्नल। तो ये जो बाहर है, बाहर तो इतना है, तो अंदर कितना आ जाएगा, ई एक्सटर्नल अपॉन इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या था बच्चों, वो तो के था। तो इसका जो ई इंटरनल यानी कि इसके अंदर आएगा, वो ई एक्सटर्नल बाई के आएगा। और ई एक्सटर्नल क्या है, तो जो ई इंटरनल आएगा वो दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन डिवाइड बाई के। तो बच्चों ये आ जाएगा सिग्मा बाई के एप्सिलॉन। अब मतलब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर यानी कि रेड वाले पार्ट में बच्चों, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग है बच्चों। देखिएगा, इसके अंदर जो जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है बच्चों, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, बाकी सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है बच्चों। तो अब क्या करोगे, अब आप एक चीज देखोगे सर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये डी होता है। मैंने कहा हाँ। तुमने कहा सर लेकिन ये तो टी है, ये तो सर टी है और पूरा डी है, तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, मैंने कहा हाँ सर फिर तो कुछ दिक्कत है। बेटा इसे दिक्कत नहीं कहते हैं, अब समझना। अच्छा हुआ कि इसने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है, हो सकता है कि ये दो डाल दे, हो सकता है ये तीन डाल दे, हो सकता है ये अनंत डाल दे। तो समझना है कि ये क्यों डाल रहा है, इससे फायदा क्या और नुकसान क्या। इसलिए बोला है कि इफेक्ट बताओ कैपेसिटेंस पे, एक डालूंगा तो क्या होगा, ऐसा दो डालूंगा तो क्या होगा, अगर K1 डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डालूंगा तो क्या होगा, K2 का तो क्या होगा। तो इसको समझना है। देखो बच्चों, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदल गया। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, तो पोटेंशियल कुछ और है। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को छोड़ दिया जाए तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, तो फिर पोटेंशियल कुछ और है। अब मतलब कि इस डी तक में अलग अलग पोटेंशियल हो गया। अब अगर पोटेंशियल चेंज हुआ है, तो बेटा इसका मतलब ये है कि गड़बड़ हुआ है, इसीलिए वो इफेक्ट पूछ रहा है। अब ये क्यों होता है बेटा, इसके लिए मैं डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बेटा मैं कोशिश करूंगा कि उसका पीपीटी बना के मैं थोड़ा सा आपको समझा पाऊं, जब मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताऊंगा आपको। तो फिलहाल समझिए कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को डिवाइड कर दोगे तो आपको अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब जब आपने इसे वर्टिकली डाला, जब आपने इसे वर्टिकली डाला बेटा, एक ट्रिक होता है कि जब आपने इसे वर्टिकली डाला है, पुट किया है, वर्टिकली पुट किया है बच्चों, तो क्या होता है, ये दोनों सीरीज में आ जाएगा। सीरीज में क्यों आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल अलग अलग हो गया, एक में V1 एक में V2। सर कुछ समझ नहीं आ रहा सर, कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है सर। इसीलिए बच्चों कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, जितना आसान हो सकता है उतना आसान कराएंगे। सुनना, मैं मान लेता हूं बच्चा क्यों रटे, मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक ये x रहा, ये x डिस्टेंस रहा, ये वाला, और ये तो t है ही, तो ये पूरा d था, ये x है और ये t है। तो बच्चों ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा d माइनस एक्स माइनस टी। अब तुम अलग अलग ट्राई करो, देखो थोड़ा सा मैं बेटा इसको, इस चीज को थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा थोड़ा सा।
मैं इस पार्ट को थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, समझना। हाँ बेटा, इस वाले प्लेट से इस वाले की दूरी जो बेटा है वो x है, और इस वाले प्लेट से इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, वो उतना ही है जितना यहाँ पे है बच्चों। देखो मैं थोड़ा ये भी समझा दूं, थोड़ा यहाँ भी समझा दूं। देखो बच्चों, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी यही है और यहाँ भी यही है। तो जब x में देखा जाए तो V1, क्योंकि बेटा यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन, इनटू में जो डिस्टेंस है बच्चों वो x है। सिमिलरली आप V2 निकालो। तो अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करूं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा E इंटरनल, जो मैं आपको बताऊं बेटा, E इंटरनल इनटू में जो डिस्टेंस है बेटा वो T है। अब E इंटरनल बेटा कितना है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन, तो V2 क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन इनटू में T है बच्चों। और फिर V3 निकालोगे बच्चों यहां से यहां तक वाला, तो ये आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन, और जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा D माइनस एक्स माइनस टी। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से देखो बेटा, इस वाले का इस वाले का पोटेंशियल क्यों अलग हुआ सर, इस वाले का पोटेंशियल क्यों अलग हुआ, क्योंकि देखो बेटा यार डिस्टेंस अलग हो गया। मैं दो तरीके से कराऊंगा, एक तरीका ये, दूसरे तरीके से भी कराऊंगा, वेट करना अभी। तो मैंने कहा V1, V2 और V3, बेटा जब पोटेंशियल अलग हो जाए तो बेटा ये जो केस होता है वो बनता है सीरीज का। चलो कोई बात नहीं, नहीं समझोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो V1, V2, V3 मतलब यहाँ V1, यहाँ V2 और यहाँ V3, तो जो नेट पोटेंशियल होगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं बच्चों तो बनेगा V1 क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एक्स, प्लस जो V2 आएगा बच्चों वो ये है, देखो V2 का फॉर्मूला ये है, तो मैं ये पुट कर दूं तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन इंटू टी, फिर आएगा बच्चों प्लस V3 कितना है, फिर आ जाएगा सिग्मा अपॉन, बेटा V3 क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डी माइनस एक्स माइनस का टी। अब जो बच्चा पढ़ने वाला है वो कह रहा है कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन यहाँ भी कॉमन है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन यहाँ भी कॉमन है, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन यहाँ भी कॉमन है। और क्योंकि ये ऐड हो रहा है तीनों, तो क्या मैं यहाँ से सिग्मा बाई एप्सिलॉन कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x, यहाँ बचेगा टी बाई के प्लस डी माइनस एक्स माइनस का टी। तो बच्चा ध्यान से देखे तो उसके समझ में क्या आएगा कि यार ये सवाल तो x से x वैसे ही कट गया। तो देखेगा तो बच्चा कहेगा कि यहाँ जो आया वो आया सिग्मा अपोन एप्सिलॉन बटा डी माइनस का टी प्लस का टी बाई के। अब बच्चों यहाँ सिग्मा आप चाहो तो Q बाई ए पुट कर सकते हो। बेटा ये वी नेट आया है, मैं फिर कह रहा हूं ये वी नेट है, वी नेट। अब अगर सिग्मा डालोगे तो आएगा Q बाई ए का एप्सिलॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो बच्चों दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वी नेट। और हमको पता है कि बच्चों जो कैपेसिटेंस होता है, आपको बताया था ना यहाँ पे, वो C इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है। देखो ना यहाँ पे आपने पुट किया ना बच्चों ये फॉर्मूला, सिमिलरली यहाँ भी आपने वी पुट किया था, वहां भी आप वी पुट करोगे, तो आप यहाँ पुट करो कि C इक्वल्स टू क्यू बाई वी। तो बच्चों Q तो एज इट इज V क्या था बताओ, Q अपॉन ए एप्सिलॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो बच्चों दिखेगा कि Q ने Q को मार दिया और A एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, तो आपको आएगा बच्चों कि C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन
डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बेटा दैट इज द इफेक्ट, दैट इज द इफेक्ट। मतलब कि पहले आ रहा था बेटा, पहले आ रहा था, देखो इधर आ रहा था एप्सिलॉन ए बाई टी, और यहाँ पे आया कि एप्सिलॉन ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सो बेटा दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब when placed inside the parallel plate capacitor तो द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब कि कैपेसिटेंस पे कितना इफेक्ट आया है। वो कहेगा आपसे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जिसमें मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया टी विड्थ का, अब बताओ कि उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा। तो बच्चों उसका कैपेसिटेंस ये आएगा। अब एक सवाल, इसमें 3 कंडीशन बनेगा, सुनना। पहला कंडीशन कि अगर के इनफाइनाइट हो जाता है, के इनफाइनाइट का मतलब बच्चों के अनंत हो जाता है। तो जब के अनंत हो जाएगा तो अगर मैं इस फॉर्मूले में अगर बच्चों के की वैल्यू मैं अगर इनफाइनाइट रखूं तो बेटा ये सारा का सारा टर्म मेरे लिए कोई काम का रहेगा नहीं, क्योंकि इसे डिटरमाइन कर ही नहीं पाओगे। तो अगर ऐसा केस आता है बच्चों तो जो सी का वैल्यू है वो होगा ए एप्सिलॉन अपॉन डी माइनस टी। बेटा टी का मतलब है विड्थ, विड्थ ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। बेटा रटने की आवश्यकता नहीं है, इस पे मैं सवाल कराऊंगा, डरना नहीं। अगर बच्चों दूसरा केस है कि मान लो कि जो टी है वो डी के बराबर हो जाए। सर इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो। मान लो कि ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, तो आपने क्या किया कि यहाँ भी सिग्मा प्लस यहाँ भी सिग्मा माइनस, जो एरिया इसका है वही एरिया इसका है। दूसरा कि इन दोनों के बीच में डी डिस्टेंस था सेपरेशन। आपने क्या किया कि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, आपने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जिसका विड्थ डी के बराबर है, मतलब कि जहां तक डी जाता है बच्चों उस हिसाब तक ये जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो ये पूरा जो इसका टी था वो डी के बराबर हो गया। तो बेटा यहाँ अब इसकी वजह से जब टी था तो ये फॉर्मूला था, अब T इक्वल्स टू डी हो गया, तब बताओ बेटा कि इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो के ही दिया रहेगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो के दिया है बच्चों। अब पूछा है कि कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बताओ बच्चों सी क्या है, एप्सिलॉन ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो बच्चों जहां जहां टी है वहां डी लगा दो। तो जब अगर आप इसको डी लिखोगे और इसको डी लिखोगे तो बच्चों ये डी से ये डी तो कट जाएगा, और ये बच्चों डी होगा और के ऊपर चला जाएगा बच्चों। तो यहाँ से सी जो आएगा वो आएगा के ऊपर जाने से के एप्सिलॉन ए बाई डी। तो ध्यान से देखो जो नया वाला सी डैश बना वो के एप्सिलॉन ए बाई डी, तो एप्सिलॉन ए बाई डी को तो सी ही बोल रहे थे ना आप देखो। तो बेटा यहाँ से जो सी डैश आ जाएगा वो के सी के बराबर आ जाएगा। कब? जब बेटा आपका टी जो है वो डी के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो बेटा ध्यान से आप इसको रखेंगे, ठीक है। अब तीसरा केस क्या होगा बच्चों, तीसरा केस होगा जब t इक्वल्स टू जीरो हो जाए। तो जैसे ही t इक्वल्स टू जीरो होगा वो c इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो जैसे ही जीरो तो जीरो, तो आपका आ जाएगा ए एप्सिलॉन बाई डी बच्चों। तो अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है बेटा इस चैप्टर में, ये आपसे पूछ सकता है। इसके ऊपर एनसीईआरटी में एग्जाम्पल एक्सरसाइज भर भर के है। सर आपने प्रॉमिस किया था कि सर मैं इसे एक तरीके से और भी कराऊंगा। देखो बेटा
आपको कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आपको ये समझ में आ जाएगा। सर वो कैसे करें? देखो, मैंने जहाँ यहाँ पे x लिया, ये पूरा d था और ये t था तो माइनस कर दिया। बच्चों मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो कि अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मेरा, आपको बच्चों जैसे दिल करे वैसे कर लेना, आप मेरे बच्चे हो, ध्यान से देखो। यहाँ पे किसी ने कहा, ग्रीन पेन से जो मैंने यूज किया, कि ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डायरेक्ट स्ट्रेंथ K आया है। तो मैं ये मान लेता हूं कि यहां से यहां तो ये D था, तो सिर्फ यही तो T है। इसको छोड़ के ये पूरा, इसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, तो ये पूरा जो है वो बेटा D माइनस T ही तो बचा अब। क्योंकि यहाँ भी जो E है दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन, यहाँ भी जो E है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन। बेटा अंदर में ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ है, तो आप इसे V1 और V2 में निकाल सकते हो। तो बेटा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बाकी जगह सेम है, बस T में अलग है, तो एक आ जाएगा V1 में E1T और V2 में आ जाएगा E2D माइनस T। तो बेटा आपको वहां X आपको मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां से आप V1 E1 टी लिए हो तो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन निकाल दोगे टी, बेटा बताया है इसके अंदर। और V2 जो है वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डी माइनस टी। बच्चों तो डायरेक्ट आप यहाँ से वीनेट निकाल लोगे कि वीनेट इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। बेटा वीनेट का मतलब है बच्चों V1 प्लस V2। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जल्दीबाजी में आपको थोड़ा समझाने की आवश्यकता है। V1 प्लस V2, अब V1 इतना है बच्चों और V2 जो है वो इतना है। V1 इतना है बच्चों और V2 इतना है, दोनों को इधर लिख दो। तो V1 जो है वो ये है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन टी, और बच्चों जो V2 है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डी माइनस का टी। देखो बच्चों यहाँ से भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कांस्टेंट है, दोनों में सेम है, तो निकाल लोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो यहाँ बचेगा टी बाई के प्लस डी माइनस टी। तो देखो बच्चों यहाँ सीधा सीधा वही बच रहा है, वहां एक्स एक्स कट जा रहा है, और सिग्मा आपको पता है कि क्यू बाई ए होता है। तो यहाँ से जो वीनेट निकालोगे वो आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो जाएगा बच्चों। और यही चीज वीनेट निकाल के अगर आप C इक्वल्स टू क्यू बाई वी में पुट करोगे बच्चों, तो जो आपका C आ जाएगा वो Q एज इट इज, और V आ जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बच्चों यहां से भी आप कर सकते हो, तो आप उसको X मानो, या आप ऐसे करो, या आप ऐसे करो बच्चों, ये आपकी मर्जी है। एक चीज और बेटे, मैं सीरीज पैरेलल कर सकता हूँ। बेटे क्या होता है कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब बेटे आप वर्टिकली डालते हो, सुनना, आप इस तरह से वर्टिकली डालते हो बच्चों, तो बेटा क्या होता है सुनना, कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है बच्चा, ये डिवाइड हो जाता है। सुनना ध्यान से, ये वाला परसेंट डिवाइड हो जाता है बेटे जब कैपेसिटेंस, सुनना, जब पैरेलल प्लेट बेटा वर्टिकली हो जाएगा, वर्टिकली इंसर्ट हो जाएगा, तो बच्चों ये बच्चों सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का पोटेंशियल V1 हो जाएगा बच्चों, और यहां से यहां तक का हो जाएगा V2। और क्योंकि पोटेंशियल का अलग हो जाने से बच्चों जो कंडीशन आएगी वो हो जाएगी सीरीज में। बच्चों अगर आपने सीरीज पैरेलल पढ़ा होगा रजिस्टर में, तो वो आपको समझ में आया होगा, या कैपेसिटर में। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं बच्चों, जब मैं रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत पढ़ाने की, बेटे क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहे हैं, तो सीरीज में, और सीरीज में जो फॉर्मूला होता है वो सी इक्विवेलेंट का आता है बच्चों 1/C1 प्लस 1/C2। तो इसका आप निकालोगे V1 की वजह से C1, इसका निकालोगे V2 C2। तो बेटा देखो 1/C इक्विवेलेंट अगर दो ही है बच्चों,
तो आपको पता है 1/C1, तो ये आ जाएगा Q अपॉन V1 और प्लस 1/Q V2। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और इसका एक और मेथड है, बट क्योंकि बेटे बाध्य हैं हम समय के कारण, मैं ज्यादा नहीं पढ़ा सकता, बट हाँ सीबीएसई का जो मैंने पढ़ाया पढ़ाया। जब आप नीट वाली सीरीज फॉलो करोगे बच्चों, तो उसमें मैं और भी चीजें आपको बताऊंगा। अगर बच्चों आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के आपको कैपेसिटेंस निकालने आया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बेटा अगर आपको कैपेसिटेंस निकालने आया है बच्चों, तो आपको पैरेलल प्लेट में एनर्जी भी निकालने आनी चाहिए। मैं थोड़ा ये आपको क्यों बता रहा हूँ बच्चों, 2 मिनट दीजिएगा, आपको सिखाता हूँ। बेटे कई बार, और नीट में तो खैर मैं क्या बोलूँ, कई बार एनर्जी से क्वेश्चन आता है बेटा। इस पे प्लस 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 प्लस, इस पे माइनस 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 माइनस। अब बेटा 20 का डिस्टेंस डी लिया हुआ है, और कह रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर है। अब जो बच्चा समझदार है उसे पता है कि यार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है, तो चार्ज स्टोर का मतलब कि एनर्जी स्टोर। भाई चार्ज स्टोर है मतलब एनर्जी स्टोर है, ये तो समझने की बिल्कुल बेसिक बात है। बट फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा कि चार्ज के स्टोर होने से एनर्जी कैसे स्टोर हो जाएगा। मैं उससे समझा देता हूँ। ठीक है बेटे, एक बात बताओ, चार्ज को स्टोर करने के लिए, चार्ज को स्टोर करने के लिए कहीं से बेटा चार्ज को कहीं से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराया होगा और वहां पे उसको लेके गया होगा, है ना बच्चों। तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। जब भी आपको एनर्जी निकालने के लिए कहेगा, मैंने आपसे पहले ही लेक्चर में कहा था कि आप वहां वर्क एनर्जी थ्योरम के रिश्तेदारी से आप कह देना कि वर्क निकाल लो, तो आपका एनर्जी भी आ जाएगा। अच्छा, वर्क कैसे निकाले? क्योंकि मैंने आपको कल ही पढ़ाया था U इक्वल्स टू क्यू इंटू वी। तो जो वर्क था वो डेल्टा यू के बराबर था, याद है बच्चों। और जो डेल्टा यू था वो क्यू डेल्टा वी के बराबर था। तो अगर मैं वर्क की बात करूं तो क्यू क्यू और यहाँ पे क्या डीवी आ जाएगा। बेटे जब आप ऐसे करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब वहां आप देखोगे और यहाँ आप देखोगे बेटा, तो आपको थोड़ा डिफरेंस नजर आएगा। इसीलिए बच्चों जब भी आप कोई चीज करो तो आप एक बार पढ़ लो, समझ लो और देख लो कि मैं क्या इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमको एनर्जी निकालना है, कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है। आओ बच्चों थोड़ा सा हम इसके और डीप थोड़ा चलते हैं, अगर आप बच्चों को याद हो तो सर ऐसे ही पढ़ना है या कुछ और करना है? देखो C इक्वल्स टू होता है Q बाई V। बोला हाँ। अब इसमें स्टोर कौन सा हो रहा है? तो सर चार्ज स्टोर हो रहा है। देखो बेटा जब मैंने वर्क इक्वल्स टू, मैंने जब आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि U इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, और वर्क जो था वो डेल्टा यू के बराबर था। तो एक बात बताओ, वहां पे बच्चों चार्ज कांस्टेंट हुआ करता था, चार्ज गिरता था एक जगह से दूसरी जगह। एक बात का उत्तर दो बच्चा मुझे, कि अगर ये माइनस का साइन है मतलब कि चार्ज यहां से निकला होगा, और प्लस का साइन है इसका मतलब चार्ज यहाँ गया होगा। तो थोड़ा समझोगे बच्चों, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू जो है वो बेटा चेंज हो रही है। तो अगर मैं वर्क में लिख दूं कि वी डी क्यू, वर्क में लिख दूं मैं अगर वी डी क्यू, और बच्चों क्योंकि आपको पता है कि U जो है वो Q इंटू वी होता है, और वर्क जो है डेल्टा U होता है। तो बच्चों इस हिसाब से अगर मैं V निकालूं, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊं और C को नीचे ले आऊं, तो V इक्वल्स टू क्यू बाई सी आ जाएगा बच्चों। और इसी V का वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं बच्चों, तो हमारा वर्क हो जाएगा V की जगह क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा 3 नंबर में। अब
क्योंकि ये तो डी डब्ल्यू था, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, इसको इंटीग्रेट करूँ, तो ये तो इसका वर्क ही आ जाएगा, और सी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बच्चा क्यू डी क्यू। अब दुनिया को पता है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों ये आएगा क्यू स्क्वायर बाई टू, क्योंकि बेटा एक्स एन डी एक्स आता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो इस हिसाब से आएगा क्यू स्क्वायर बाई टू और इनटू में वन बाई सी, तो जो आपका वर्क आ गया वो आ गया क्यू स्क्वायर बाई टू सी। अब जितना वर्क होता है उतना ही चेंज एनर्जी होती है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा यानी कि एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट, या एनर्जी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज क्यू स्क्वायर बाई टू सी। बच्चों ये भी पढ़ाया जाता है। अब बच्चों एक चीज और है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी यानी कि हमको चार्ज और कैपेसिटेंस की वैल्यू दी होगी तो ही तो हम एनर्जी निकाल पाएंगे। लेकिन आप समझोगे कि अगर C इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो Q इक्वल्स टू सी इंटू वी हो जाएगा बच्चों, और इस Q की वैल्यू मैं अगर यहाँ अप्लाई कर दूं तो यहाँ Q स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू सी, तो सी स्क्वायर से सी चला जाएगा, तो अब जो एनर्जी का नया फॉर्म आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ सी वी का स्क्वायर। और ज्यादातर आपको यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता हुआ बेटा आपको दिखेगा, यही दिखेगा ज्यादा इस्तेमाल होता हुआ। ऐसा नहीं कि ये इस्तेमाल नहीं होगा, ये भी होगा, याद आपको ये भी रखना है, याद आपको ये भी रखना है। एक बात और बच्चों, अगर आप यहाँ पे फिर से v की वैल्यू रख दोगे तो एक फॉर्मूला यहाँ से और बन जाएगा। v की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चा, अगर यहाँ से v रखे तो आएगा q बाई सी, और अगर मैं यहाँ रखूं तो हाफ सी वी स्क्वायर क्या रखूं, क्यू स्क्वायर का सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, तो देखो बेटा वापस यही आ गया ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर इस हाफ सी वी स्क्वायर में अगर मैं सी का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दूं क्यू बाई वी, तो आ जाएगा हाफ सी में आ जाएगा क्यू बाई वी इंटू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर से वी चला जाएगा, और जो तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू इंटू वी बाई टू। अब बेटा ये भी तो एनर्जी का ही फॉर्मूला है, तो अगर आप देखोगे तो एनर्जी के कितने फॉर्मूले हैं, एनर्जी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी इक्वल्स टू क्यू वी बाई टू, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों ये आप में आएगा ही आएगा। देखो बेटा कैपेसिटर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मैं यहाँ पढ़ाने जाता तो पहले मैं डाइलेक्ट्रिक पढ़ाता, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पढ़ाता, मैं आपको प्रूफ कराता कि पोलराइजेशन कैसे होता है, नॉन पोलर क्या होता है, पोलर क्या होता है। उसके बाद बेटा मैं चार्ज स्टोर कैसे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, बेटा इसमें चार्जिंग हो रही है डिस्चार्जिंग हो रही है, मैं आपको पूरा पूरा वो फॉर्मूला बताता। बट अभी क्योंकि बेटा आपको मैं एग्जाम के लिए बाध्य है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट करेंगे, तो बच्चों ये एक चीज हमने करी। अब एक छोटा सवाल अगर मैं आपको एक प्रैक्टिस करा दूं कि मान लो कह रहा है कि एक कैपेसिटर जो है वो सिक्स मिली फेरेड का है, और वोल्टेज जो है वो 100 वोल्ट है। कह रहा है एक कैपेसिटर है जिसका जिसका वैल्यू इतना है और 100 वोल्ट का उसका पोटेंशियल है, बताओ कितना चार्ज वो स्टोर करेगा और कितना एनर्जी होगा उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो बच्चों अगर आपसे सॉरी अगर बच्चों आपसे ये क्यू नहीं है सी है बेटा, अगर माइक्रो फेरेड में दिया है तो ये सी है, अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है 6 माइक्रोफेरेड, पूछ लिया कितना चार्ज स्टोर होगा और कितनी एनर्जी होगी, तो C इक्वल्स टू क्यू बाई वी से आपको क्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो Q इक्वल्स टू सी इंटू वी होगा। C जो है दिया 6 मिली दिया है, तो 10 का पावर -3 V 100,
सॉल्व कर लोगे बेटा वैल्यू कूलम में आ जाएगी। सिमिलरली एनर्जी निकालोगे तो आएगा हाफ CV²। तो बेटा हाफ C दिया हुआ है 6 मिली फेरेड ऑफ, बेटा जो V का स्क्वायर है वो 100 का स्क्वायर है। रख के सॉल्व कर लोगे बेटा तो एनर्जी आ जाएगी। इसी तरह बेटा वैल्यू बेस्ड को बहुत छोटी छोटी वैल्यू दी होगी और आपसे एनर्जी पूछ लेगा, कैपेसिटेंस पूछ लेगा, चार्ज पूछ लेगा। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से जो मैंने आपको बताया। अगर बेटा थोड़ा देर और बात करें तो एक टॉपिक और आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी फिर बेटा शेयरिंग ऑफ चार्जेस भी हम करने को कर सकते हैं। बोला ना पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। आप सोचो ना बेटा, ये नॉर्मली अगर मैं 2 घंटे का लेक्चर लूँ तो ये 8 से 10 8 से 10 लेक्चर लेते हैं हम लोग इसमें, तब जाके बेटा ये कंप्लीट होता है, क्योंकि इतनी चीज़ें पढ़ाने को है। लेकिन क्योंकि इतना टाइम है नहीं, तो एनर्जी डेंस, क्योंकि बेटा मैं आपको थियरी भी पढ़ा रहा हूँ, डेरिवेशंस भी करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल भी करा रहा हूँ, तो बेटा सब चीज़ देखना है। एनर्जी डेंसिटी, अब मैंने बताया है जब भी डेंसिटी आएगा, सिर्फ करंट डेंसिटी को छोड़ के, करंट डेंसिटी में कंफ्यूज मत होना, जब भी डेंसिटी आ जाएगा तो मास डेंसिटी में मास अपॉन वॉल्यूम कर देते हो, लेकिन यहाँ एनर्जी डेंसिटी है तो यहाँ आप एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कर दो। अब क्योंकि किसका बोला है एनर्जी डेंसिटी, अभी जो एनर्जी निकाला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी होता है हाफ CV का स्क्वायर। अब वॉल्यूम की बात करोगे तो बेटा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया आपको दिया हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो इस केस में वॉल्यूम क्या हो जाता है, एरिया इंटू लेंथ। हालांकि एरिया इंटू हाइट होता है, लेकिन यहाँ तो डिस्टेंस, तो एरिया इंटू डी हो जाएगा, तो हो जाएगा एरिया इंटू डी। अब आपको पता है कि सी जो होता है एप्सिलॉन A बाई डी, तो यहाँ लगा दोगे तो हाफ नीचे ला जाएगा, सी आ जाएगा एप्सिलॉन A बाई डी और V², और ये A इंटू डी तो है ही। अब फिर V², V इक्वल टू होता है E इंटू डी, तो जब V² में डालोगे बेटा तो वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन A, V² में आ जाएगा E² डी का स्क्वायर, और ये 2AD इंटू डी हो जाएगा। तो बच्चों D² से D² गया, A से A गया, तो जो वैल्यू आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन E का स्क्वायर। बेटा दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। बेटा जैसे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी आया है, ठीक इसी प्रकार आपको मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी आएगा, जिसका फॉर्मूला B²/2μ0 पढ़ाया जाएगा। ये बाद में हम पढ़ाएंगे, तो बच्चों ये भी चीज करना है आपको। तो बेटा ऑलमोस्ट मैंने सारा इंपॉर्टेंट करा दिया, आपको आज का लेक्चर देखना है। इसके बाद बच्चों बेटा मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, ये चैप्टर बेटा आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। फिर भी डाउट रह जाए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा बच्चों। मेरा ये है कि आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाए, मैं सारी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ कि आपका हो जाए, ठीक है। और कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल बेटा मैं रेजिस्टेंस के साथ करा दूंगा, तो घबराए नहीं, एक साथ दोनों करा दूंगा। आज के लिए बच्चों इतना बहुत था, आप प्लीज़ इसे पढ़ के आएँ। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं इसके डेरिवेशंस के साथ आपको इस चैप्टर का अलविदा कहता हूँ। आज के लिए इतना ही था बच्चों, थैंक यू सो मच।